क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ओम्स लॉ पढ़ने वाले हैं। तो ओम्स लॉ, ओम्स जो साइंटिस्ट है उनके नेम पे एक लॉ है। उन्होंने एक लॉ इस्टेब्लिश किया था जो मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए बहुत अच्छे से वेल इस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है, जैसे कि आप एक रूम लेते हैं, रूम में कांस्टेंट टेम्परेचर होगा 30 डिग्री सेल्सियस या 35 डिग्री सेल्सियस कुछ भी, तो उस टाइम जो करंट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। मतलब अगर एक वायर है, ठीक है, इस वायर में जो करंट जो फ्लो कर रहा है आई, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, V के। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू एंड्स, है ना। एक एंड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, दूसरा एंड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। तो वो V किसके प्रोपोर्शनल होगा, I के। तो वही मैंने लिखा है V प्रोपोर्शनल टू I। तो ओम्स लॉ ये बोलता है कि I और V का जो नेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप क्लास 9th में ही पढ़ के आए थे। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब वही होता है जो आप मैथ्स में पढ़ते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब है अगर आप वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो करंट भी इंक्रीज होगा। जैसे कि अगर सपोज आपके पास 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट से आप इंक्रीज करके 10 वोल्ट करते हैं, तो साथ ही साथ करंट जो था वो पहले से ज़्यादा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब हम हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो हमको एक कांस्टेंट ऐड करने पड़ेगा। उस कांस्टेंट को मैंने यहाँ पे R से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, ये R जो होता है इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। रेजिस्टेंस जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है, मतलब किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या होगी, कांस्टेंट होगी। हाँ, वो कुछ फैक्टर्स पे डिसाइड करता है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हाउ यू कैन डिफाइन रेजिस्टेंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता है कि V प्रोपोर्शनल टू I था, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए मैंने R पुट किया। अच्छा, तो R की वैल्यू क्या हुई, R की वैल्यू ये हुई, जो ये I था वो उधर जाएगा तो V अपॉन I आ जाएगा, V अपॉन I आ जाएगा। तो यहाँ पे R और I के बीच में अगर आप देखें, R आपका न्यूमरेटर में है, I आपका डिनोमिनेटर में है, तो ये इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या हुआ, इन्वर्स रिलेशन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब है अगर किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस आप इंक्रीज करते हैं तो उसका करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस इट इम्प्लाइज करंट I डिक्रीजेस। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का बढ़ेगा तो करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, एंड वाइस वर्सा। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये था, तो ये डेफिनेशन है, प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट अक्रॉस इट्स एंड्स। तो रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी को कहते हैं जो करंट का अपोजिशन करती है, मतलब उसके अगेंस्ट में काम करती है। ठीक है, तो यहाँ से दो रिलेशन तो हमको पता चल गया कि V प्रोपोर्शनल टू I मतलब करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर आप एक को बढ़ाओगे तो दूसरा बढ़ेगा। ठीक है, और करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। करंट जो है इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। मतलब अगर करंट को, अगर रेजिस्टेंस को आप बढ़ाएंगे तो करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये दो चीज़ें, दो पॉइंट आपको इस रिलेशन में से और इसमें से मिल जाते हैं समझने के। ठीक है, जो आपके मतलब सिंपल सी चीज़ है। अगर आप कोई बोलते हैं कि करंट मैंने ट्वाइस कर दिया तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, ट्वाइस। या बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मैंने अगर डबल कर दिया तो करंट का अमाउंट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा थ्रू दैट कंडक्टर और वायर। ये सिंपल सा मीनिंग है। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये पढ़ा कि R जो है वो क्या है, V अपॉन I। R क्या निकला, V अपॉन I। तो R एक आपकी क्वांटिटी है तो इसका यूनिट होगा। तो ऐसा यूनिट जो था, जिन्होंने इस लॉ को बनाया था ओम्स, उन्हीं के नाम पे ऐसा यूनिट इस पे रखी गई जिसका नाम है ओम। ऐसा यूनिट क्या है, ओम, OHM, जिसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। इस तरह का सिंबल होता है, इसको हम ओम बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से होता है। अब R, अगर R की जगह मैं 1 ओम रखूँ, अगर मेरे को R कितना चाहिए, 1 ओम, तो वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट, करंट कितना होना चाहिए, 1 एम्पेयर। मतलब 1 ओम इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पेयर। तो इसी के बेस पे हम 1 ओम भी डिफाइन कर सकते हैं। तो 1 ओम क्या होगा, 1 ohm is the resistance of a conductor such that when a potential difference of 1 volt
is applied to its ends a current of 1 ampere flows through it. Okay, तो ये डेफिनेशन जो बनी है वो इसी रिलेशन में से बन गई है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो V प्रोपोर्शनल टू I है ये क्या बताता है? ये लीनियर रिलेशनशिप बताता है। लीनियर रिलेशनशिप का मतलब होता है लीनियर रिलेशनशिप, है ना, लीनियर रिलेशन बिटवीन V एंड I। तो V एंड I मतलब पोटेंशियल डिफरेंस करंट का लीनियर रिलेशन ये बताता है कि इनके बीच में जब भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, V और I के बीच में ग्राफ जब प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और वही अब आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। मैं ओम्स लॉ पे था, मैं ओम्स लॉ पे यही बताना चाह रहा था कि इसका जो ग्राफ है वो लीनियर है। तो लीनियर क्यों है, इसका हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ। तो ये आपका एक सर्किट डायग्राम सेटअप है पूरा का पूरा। यहाँ पे एमीटर है, सीरीज में एक रेजिस्टर लगा हुआ है, उसके पैरेलल में एक वोल्टमीटर है, फिर यहाँ से एक वायर है जो एक रियोस्टेट से कनेक्टेड है बाय अ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी। रियोस्टेट वो डिवाइस होता है जिसको आप मतलब जिस पे स्लाइड करके रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं सर्किट की, और जब सर्किट की रेजिस्टेंस चेंज होगी तो करंट भी चेंज होगा, ठीक है। और करंट चेंज होगा तो वोल्टेज चेंज होगा। यही ओम्स लॉ में पढ़ा था, क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू I ये रिलेशन ओम्स लॉ ने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्विच है क्लोज कंडीशन में, क्लोज कंडीशन होगी तभी सर्किट में से करंट क्या होगा? पास होगा, ठीक है। बैटरी है और एमीटर है। तो ये पूरा आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए। फिर मैं इसके रिजल्ट्स पे आऊँगा, फिर ग्राफ पे आऊँगा, और रेजिस्टेंस क्यों एक कांस्टेंट क्वांटिटी है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी है, इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी को हम मूव करेंगे। मूव करने से क्या होगा कि करंट का वैल्यू चेंज होगा। सपोज हम मान लेते हैं, मतलब ये आपको वैल्यूज़, ये जब आप लैब में करेंगे तो आपको ये वैल्यूज़ मिलेगी। वहाँ पे वोल्ट मीटर भी होगा, एमीटर भी होगा। तो एमीटर आप उसमें से करंट आपको मेजर हो जाएगा, और वोल्ट मीटर अक्रॉस इट्स एंड्स जो कंडक्टर के, वो आपको वोल्टेज की रीडिंग देगा। तो सपोज पहले आपने रियोस्टेट से रेजिस्टेंस चेंज करी बाय मूविंग द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी को आपने पुश किया, ठीक है, आगे। तो उससे रियोस्टेट की जो रियोस्टेट ने रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करी? कम करी, या मान लो आप डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो डिक्रीज करके कितना किया? सपोज 0.5 एम्पेयर किया। कितना किया? 0.5 एम्पेयर। तो 0.5 एम्पेयर आपको कहाँ शो होगा? एमीटर में, ठीक है। जब आपने रियोस्टेट पे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी को क्या किया? मूव किया। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज वोल्ट मीटर में, यहाँ पे जो वोल्ट मीटर है उसमें कितना वोल्ट शो होगा? 1 वोल्ट, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? रेजिस्टेंस को और डिक्रीज करेंगे। तो डिक्रीज कैसे करेंगे? बाय मूविंग द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी। तो डिक्रीज करेंगे तो आपको पता है रेजिस्टेंस और करंट का क्या रिलेशन है? इनवर्स। तो जब आप रेजिस्टेंस डिक्रीज करेंगे तो करंट इंक्रीज होगा, तो करंट आपका 1 एम्पेयर हो गया। तो वोल्टेज जो था उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना हो गया? 2 हो गया। मतलब आपने करंट डबल किया तो वोल्टेज भी क्या हो गया? डबल हो गया। इस तरह से आपकी कुछ सेट ऑफ वैल्यूज आ जाएगी। जैसे 0.5 एम्पेयर पे 1 वोल्ट आई, 1 एम्पेयर पे 2 वोल्ट आई, 2 एम्पेयर पे 4 वोल्ट आई, ये वैल्यूज आई। तो ये आपकी वोल्टेज V की वैल्यू है, और ये करंट I की वैल्यू है एम्पेयर्स में। तो आपको बस यही करना है, इसमें स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी होता है, इसको मूव करना होता है, जिससे रेजिस्टेंस चेंज होती है। रेजिस्टेंस के चेंज होने से करंट चेंज होता है, और करंट के चेंज होने से वोल्टेज चेंज होता है। तो यही करना है, और आपको रिलेशन कैसा मिलेगा? लीनियर। कैसे? अब इसको प्लॉट करते हैं। तो मैंने ग्राफ बना लिया है, ये आपकी y एक्सिस है और ये आपकी x एक्सिस है, ठीक है। x एक्सिस पे मैंने करंट को लिया है एम्पियर्स में, और y एक्सिस पे वोल्टेज को लिया है वोल्ट्स में। तो मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली है और प्लॉट कर दिया। तो आपको पता है x एक्सिस पे कौन है? एम्पियर। तो ये 0.5, x एक्सिस का ये 1, तो 0.5 और 1 पॉइंट कौन सा आया? A। इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया? A, ठीक है। फिर आपको पता है 1 एम्पियर पे कितना वोल्टेज है? 2। तो 1 एम्पियर पे कितना है? 2। तो कौन सा पॉइंट दिया मैंने नाम? B। फिर मैंने देखा 2 एम्पियर पे कितना है? 4। तो 2 एम्पियर पे कितना आ रहा है? 4 वोल्ट। तो पॉइंट क्या आया? C। तो अब ये तीनों पॉइंट को आप अगर ज्वाइन करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। इसका स्लोप क्या आएगा? ये पूरा स्लोप तो आएगा ही इसका, मतलब इसकी जो लाइन आएगी वो स्ट्रेट लाइन आएगी। इसको लीनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर ग्राफ, लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आएगा। अब रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं एट पॉइंट A, एट पॉइंट B, एट पॉइंट C। तो आपने ओम्स लॉ से क्या पढ़ा था? आपने ओम्स लॉ से पढ़ा था कि I जो है वो होता है V/R,
ये रिलेशन पढ़ा था ओम्स लॉ अभी। तो यहाँ पे ए पॉइंट पे V की वैल्यू कितनी है? V की वैल्यू है 1 और I की वैल्यू कितनी? 0.5। तो रेजिस्टेंस एट पॉइंट ए पॉइंट पे रेजिस्टेंस, ठीक है, क्या है? V अपॉन I, है ना? तो VA अपॉन IA मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट ए डिवाइडेड बाई करंट एट पॉइंट ए। तो कितना है? 1 अपॉन 0.5। इसको आप सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2 एम्पियर। सिमिलरली रेजिस्टेंस एट पॉइंट बी, इस पॉइंट बी पे आपका वोल्टेज कितना है? 2 वोल्ट, करंट कितना है? 1 एम्पियर। तो 2/1 करंट कितना आया? 2 सॉरी, यहाँ पे करंट नहीं आएगा, यहाँ पे एक गलती हो गई है, ये करंट नहीं आएगा, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करें तो ये ओम आएगा। तो क्या आएगा? ओम, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कितना आया? 2 ओम। फर्स्ट मतलब रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। तो V अपॉन I, तो 1 अपॉन 0.5 क्या है? 2 ओम। RB VB अपॉन IB 2 अपॉन 1 क्या है? 2 ओम, ठीक है। और रेजिस्टेंस एट पॉइंट C, V कितना है? 4 वोल्ट और I कितना है? 2। तो 4/2 कितना है? 2 ओम। तो यहाँ पे हमने तीनों पॉइंट्स पे जब कैलकुलेट किया, पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे, पॉइंट सी पे, हमको रेजिस्टेंस एक ही मिला जो कि है 2 ओम्स। समझ में आया? तो इसी के लिए मैंने बोला था कि जब आपने पढ़ा था ओम्स लॉ तो V प्रोपोर्शनल टू I था और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लगाया था। तो वो कांस्टेंट क्या था? रेजिस्टेंस थी। तो अब आपको पता भी चल गया कि रेजिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट क्वांटिटी है। पर अगर आप लेंथ, एरिया, मटेरियल या टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी चेंज होता है। ये तो मैंने बता दिया कि अगर ये सब चीज़ें आप चेंज नहीं कर रहे, वो मैं डिस्कस करूंगा अभी। रेजिस्टेंस कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ है। ओम्स लॉ, उसके ग्राफ और रेजिस्टेंस एंड इट्स फैक्टर, तो वो भी अभी डिस्कस करेंगे। बस ये ग्राफ समझाने का मतलब ये था, इससे आपने ये भी इंटरप्रेट कर लिया कि रेजिस्टेंस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी में 2 ओम की वैल्यू आ रही है। तो ये था आपका इतना पार्ट। अब एक पार्ट आ जाता हूँ मैं रजिस्टर्स, ठीक है। तो रजिस्टर्स जो होते हैं वो आपके वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो बहुत हाई होती है। रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होने का मतलब क्या है कि करंट उनमें से बहुत कम पास होगा, है ना। और करंट कम पास होगा तो मतलब ज़्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा पास होने में, तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं वो अलॉयज की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कॉन्स्टेंटन और निक्रोम। ये जो निक्रोम होता है ये आपका इलेक्ट्रिक प्रेस का जो वायर होता है वो निक्रोम का वायर होता है और ये बहुत हाई रेजिस्टिविटी वाला वायर होता है। इसलिए ये क्या करता है, प्रेस इसलिए हीटिंग इफेक्ट के लिए यूज़ होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपोज करता है। इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और ये उनको हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को रोकते हैं, जिससे कि वो एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? हीट एनर्जी में, जिससे कि आपको ये हीटिंग अप्लायंसेस के उसमें आप इसको यूज़ करते हैं। क्लियर? ओके। तो वैसे तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट क्वांटिटी है, पर कुछ उसके ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स को चेंज करके हम रेजिस्टेंस को भी चेंज करते हैं। तो हम वही पढ़ने वाले हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है लेंथ ऑफ कंडक्टर। क्या है? लेंथ ऑफ। तो अगर आप किसी भी कंडक्टर की लेंथ बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होती है। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल है, आपके पास 1 मीटर का कॉपर वायर है और सपोज उसका रेजिस्टेंस 5 ओम है, तो आप उसमें अगर 1 मीटर का कॉपर वायर और ऐड कर देंगे तो अब कितने मीटर का वायर बन जाएगा? 2 मीटर का। रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 5 + 5 10। मतलब एज यू इंक्रीज लेंथ रेजिस्टेंस इज गोइंग टू इंक्रीज, ठीक है। तो इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, R प्रोपोर्शनल टू L। R मतलब रेजिस्टेंस, L मतलब लेंथ। तो जो रेजिस्टेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल? लेंथ। एज यू इंक्रीज द लेंथ रेजिस्टेंस इज गोइंग टू इंक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब आप पहले समझिए कि जैसे कि आपका एक वायर होता है जिसका शेप सिलेंडर होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब आपका ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। किसी भी वायर का जो गर्थ होता है उसकी जो ठीक है डायमीटर पे जो डिपेंड करता है, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और आपका रेजिस्टेंस का जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर किसी वायर का एरिया बढ़ाते हैं, मतलब उसका डायमीटर इंक्रीज करते हैं, ना कि लेंथ, डायमीटर। तो अगर एरिया बढ़ाते हैं किसी वायर का तो रेजिस्टेंस क्या होती है? डिक्रीज होती है। अब इसको समझना, पहली बात तो रेजिस्टेंस को समझिए। रेजिस्टेंस क्या था? इट इज़ द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट।
मतलब करंट ऐसा प्रॉपर्टी जो करंट को क्या करता है, अपोज करता है, उसको रोकता है। और करंट क्या है, करंट है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। मतलब रेजिस्टेंस उस क्वांटिटी को बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स के अगेंस्ट में काम करती है, जब वो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो उसको रोकने का काम करती है। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर एक मतलब स्ट्रीट है और एक हाईवे है, तो स्ट्रीट में से ट्रक को पास होना बहुत टफ है कंपेयर टू हाईवे, क्योंकि हाईवे की विड्थ बहुत ज़्यादा होती है, हाईवे बहुत बड़ा होता है, तो वहाँ से ट्रक बहुत आसानी से पास हो जाएगा। पर स्ट्रीट है, उसमें से ट्रक बहुत मुश्किल से पास हो पाएगा। तो इसलिए अगर आप सोचो कि आपके पास दो वायर है, एक का एरिया कम है, एक का एरिया ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स को किस में से ईजी रहेगा पास होने में? नेचुरली उसमें से जिसका जो एरिया है वो ज़्यादा है ना, जिसमें एरिया ज़्यादा है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, बहुत आसानी से पास हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स आसानी से पास हो जाएगा तो करंट आसानी से बन जाएगा, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। तो वो यही बोलना चाह रहे हैं कि एज यू इंक्रीज एरिया बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स बहुत ईजिली पास हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स ईजिली पास हो जाएंगे तो करंट बढ़ जाएगा और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि करंट बढ़ता है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस और करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं ओम्स लॉ में। ठीक है, अब मैं आता हूँ टेम्परेचर पे। टेम्परेचर से क्या होता है, क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है एटम्स की वो इंक्रीज हो जाती है, वो वाइब्रेट करने लग जाते हैं अपनी पोजीशन पे। ठीक है, वाइब्रेशंस की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा क्या होंगे, कोलाइड होंगे। इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा कोलाइड होंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रीज़न है कि इलेक्ट्रॉन्स को जगह नहीं मिलेगी निकलने की। ठीक है, तो एज यू इंक्रीज टेम्परेचर, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल इंक्रीजेस ऑन रेजिंग टेम्परेचर। प्योर मेटल्स का रेजिस्टेंस बढ़ता ही है अगर आप टेम्परेचर बढ़ाए, क्योंकि वाइब्रेशंस ज़्यादा तेज होने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को वो रोकने लगते हैं, तो जिससे कि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्योंकि करंट डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि करंट इसलिए डिक्रीज हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर पा रहे वाइब्रेशंस की वजह से, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है हीट अप्लाई करने से। ठीक है, और लास्ट आता है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल में जैसे कि मेटल्स हुए, अलॉयज हुए, तो मेटल में जैसे कि सबसे बेस्ट जो आपका यूज़ होता है वो तो सिल्वर होता है, पर सिल्वर बहुत कॉस्टली है इसलिए हम उसके वायर नहीं बना सकते। उसके बाद सिल्वर के बाद जो आता है वो कॉपर आता है और उसके बाद एल्यूमिनियम आता है। तो हमारे जो हाउस होल्ड जो अप्लायंसेस होते हैं उसमें कॉपर की वायरिंग होती है। तो कॉपर जो और निक्रोम मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ये रजिस्टर है, अलॉय है, और इसकी जो रेजिस्टेंस है बहुत हाई होती है। और कितनी हाई होती है, इट इज़ अबाउट 60 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ कॉपर। मतलब निक्रोम की रेजिस्टेंस 60 टाइम्स क्या होती है, ज़्यादा होती है कंपेयर टू कॉपर। तो इनका अपना यूज़ है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में। तो अगर आप नेचर ऑफ मटेरियल मतलब मटेरियल भी चेंज कर दें तो रेजिस्टेंस चेंज हो सकती है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिन पे रेजिस्टेंस क्या करती है, डिपेंड करती है। इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, आप जो चाहो वो कर सकते हो इसके साथ। इसके बाद हम इन्हीं फैक्टर्स पे ये दो चीज़ें याद रखना, R प्रोपोर्शनल टू L, ये मैं बता दूँ आपको, ये वाली चीज़ R प्रोपोर्शनल टू L, और दूसरा R प्रोपोर्शनल टू 1/A, क्योंकि इसी को कलेक्टिवली कंबाइन करके हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी। क्लियर? ओके, फैक्टर्स पढ़ के आते हैं कि रेजिस्टेंस क्या क्या फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो उसमें जो दो मेन थे वो थे R प्रोपोर्शनल टू L लेंथ एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। ठीक है, तो ये जो दो थे इसमें से ये भी सिंपल मीनिंग था कि अगर आप किसी कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल कर दें, अगर एरिया डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अगर लेंथ डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हम यूज़ करेंगे रेजिस्टिविटी के बारे में पता करने के लिए। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 को मैं कंबाइन करूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं L न्यूमरेटर में और एक इसमें डिनोमिनेटर में। मतलब आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं करें तो भी कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो इसको समझने का तरीका R प्रोपोर्शनल टू L ये न्यूमरेटर में, और L ये L और ये 1/A मल्टीप्लाई होंगे तो L/A हो जाएंगे। L न्यूमरेटर में आएगा, A डिनोमिनेटर में आएगा। किसके प्रोपोर्शनल है, R के। मतलब यहाँ से भी समझ में आ ही रहा है कि R जो है वो L के प्रोपोर्शनल है, R जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, A है। तो ये वाली इक्वेशन इन दोनों के लिए क्या हो गई, कंबाइन हो गई। क्या हो गई, कंबाइन हो गई ये। ठीक है, तो अब फिर से प्रोपोर्शनलिटी का साइन आया तो आपको क्या करना है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन को रिमूव करना है। तो उसके लिए हम एक कांस्टेंट अप्लाई करेंगे। उस कांस्टेंट को इस सिंबल से डिनोट करते हैं। इसको, इस सिंबल को रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो। और ये है क्या, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इसका
नेम है, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन आप हटाएंगे तो इक्वल टू का साइन आप लेंगे, तो यहाँ पे एक आप कांस्टेंट अप्लाई कर देंगे जिसका हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, जो कि मटेरियल पे डिपेंड करती है। और मटेरियल पे डिपेंड करने का मतलब है कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, सबकी रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है, सबका जो रो है वो अलग अलग होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, बोर्ड में कभी कभी ट्विस्ट करके पूछते हैं कि लेंथ इंक्रीज कर दिए 3 टाइम्स तो रेजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। रेजिस्टिविटी पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। देयर इज नो चेंज इन रेजिस्टिविटी बिकॉज रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स ऑन मटेरियल। इफ़ यू चेंज द मटेरियल देन एंड देन द रेजिस्टिविटी इज गोइंग टू चेंज, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी चेंज करने के लिए मटेरियल चेंज करना ज़रूरी है। आप ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस चेंज करें उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, चाहे आप एरिया कम कर दे, बढ़ा दे, कुछ भी करें, या लेंथ में भी कुछ भी चेंजेस करें तो उससे रेजिस्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हाँ रेजिस्टेंस पे पड़ेगा, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी जो है उसको मैं थोड़ा सेग्रीगेट कर लूँ, तो यहाँ पे मैं रो रहने देता हूँ, ए को इधर भेजता हूँ तो R इंटू ए हो जाएगा और L नीचे आ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी, रो इक्वल्स टू RA बाई L, ठीक है। आप बस रो को इधर रखिए, ए को इधर में चले जाइए, L इधर आ जाएगा, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि R की यूनिट क्या है, ओम, तो ओम ले लिया है। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर बाय लेंथ क्या, मीटर, ठीक है। तो ये और ये कट होंगे तो यहाँ पे 1 मीटर बचेगा, तो रो जो है उसकी यूनिट क्या आएगी, ओम और क्या, मीटर। तो रो की जब भी यूनिट आएगी वो क्या आएगी, ओम मीटर, ठीक है। तो ये तो थी एसआई यूनिट, क्या एसआई यूनिट किसकी, रेजिस्टिविटी की। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर मान लो आपके पास जो वायर है उसका एरिया जो यहाँ पे है, एरिया मैं ले लेता हूँ 1 मीटर स्क्वायर सपोज, और लेंथ क्या ले लेता हूँ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर सॉरी। तो अगर आपके पास एक ऐसा वायर है, ऐसा कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है और लेंथ कितनी है 1 मीटर, तो अगर आप इसमें पुट करें तो यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 1 मीटर आएगा। तो मतलब जो ये रो है, ये जो रो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, R के, क्योंकि ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ ताकि आप रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर ले, आपको लर्न नहीं करना, रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मानते हैं 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ मानते हैं, सपोज करते हैं कि 1 मीटर है, तो ये 1 और ये 1, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, रो इक्वल्स टू R इंटू 1 बाई 1, तो रो इक्वल्स टू R हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, तो रेजिस्टिविटी है किसी भी सब्सटेंस की वो रेजिस्टेंस के इक्वल होगी अगर हम ऐसा कंडक्टर चूज करते हैं जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है और लेंथ कितनी है 1 मीटर, वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए रॉड ऑफ दैट सब्सटेंस विच इज 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 स्क्वायर मीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये इसकी डेफिनेशन यहीं से आपकी बन जाती है, ठीक है। तो इसके लिए कोई स्पेशल एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। फिर आता है रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। तो रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर जो आपकी बुक पे टेबल दे रखा है, इसको लर्न नहीं करना है, ये टेबल अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो रेजिस्टिविटी आपको मटेरियल की गिवन होगी, ठीक है। तो ये लर्न नहीं करना, जस्ट फॉर एग्जांपल समझा रहा हूँ कि रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर है 1.69 इंटू 10 टू द पावर -8। यूनिट क्या निकाली थी, ऐसा यूनिट डिराइव करी थी ना, ओम मीटर, तो यहाँ पे आएगा ओम मीटर। इसका मीनिंग क्या है, आप रेजिस्टिविटी पढ़ रहे हैं, इसका मीनिंग ये है कि अगर आप कॉपर का वायर लेते हैं जिसकी लेंथ 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसमें कितना रेजिस्टेंस होगा, 1.69 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम, इतना रेजिस्टेंस वो कंटेन करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट रेजिस्टिविटी, ओके। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। जो रेजिस्टर्स होते हैं उनको आप किस तरह से कंबाइन कर सकते हैं, और इसी के इसमें जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो बोर्ड में बहुत बार पूछे हुए होते हैं, सर्किट डायग्राम्स वाले। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस 2 टाइप से की जा सकती है, एक सीरीज और एक पैरेलल। सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस एक ही वायर के साथ एक ही लाइन में रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं, जैसे R1, R2, R3 ये एक ही लाइन में कनेक्टेड है। पैरेलल का जो कॉम्बिनेशन होता है वो इस तरह से होता है, R1 के पैरेलल में R2, R2 के पैरेलल में R3, मतलब R1, R2, R3 ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल में। अब ये तो इसको तो वो डिटेल में अभी इसका डेरिवेशन भी करेंगे और इसको डिटेल में समझेंगे भी, पर सीरीज और पैरेलल में ये 2 आपको मेन चीज़ें याद रखनी, ठीक है। अब सीरीज कनेक्शन को सबसे पहले समझते हैं।
सीरीज कनेक्शन जो होता है, जैसा कि बताया मैंने, R1, R2, R3 ये तीनों सीरीज में होंगे, एक ही वायर पे होंगे, ठीक है। तो जब ऐसे सर्किट आपके पास आते हैं तो इसमें दो जो खास बातें हैं वो ये है, एक तो पोटेंशियल इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। पोटेंशियल क्या होगा, अलग होगा हर एक जगह पे। जैसे यहाँ पे पोटेंशियल अलग होगा, पोटेंशियल मतलब वोल्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्ट, ठीक है, वोल्ट। तो यहाँ पे वोल्ट कुछ होगा, यहाँ पे कुछ अलग होगा, यहाँ पे कुछ अलग होगा, यहाँ पे कुछ अलग होगा। ये हायर क्लासेस में भी आप पढ़ेंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ई जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r के, मतलब और भी रिलेशंस आती है इसमें, पर उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इतना ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे, ठीक है। तो डिस्टेंस पे जब वो डिपेंड करेगा तो यहाँ पे पोटेंशियल कुछ अलग होगा, यहाँ पे कुछ अलग होगा, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे। तो मैंने मान लिया R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो कितना है, V1, R2 रजिस्टर के अक्रॉस जो है वो V2, R3 के अक्रॉस जो है V3। तो ये तो पहला पॉइंट कि पोटेंशियल इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। दूसरा है आपका ये क्या बोलते हैं, करंट इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। करंट इज सेम एट ऑल पॉइंट्स, मतलब करंट जो आई फ्लो कर रहा है वो इस पूरे सर्किट में आई फ्लो करता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रांचेस नहीं है, मतलब अलग से कोई दूसरे वायर नहीं है जिसमें करंट ऐसे जाके ऐसे चला जाएगा तो कुछ पार्ट करंट का उसमें चला जाएगा। यहाँ पे एक ही पाथ है जिससे करंट घूम रहा है, तो करंट क्या होगा, सेम होगा। तो दो चीज़ें ध्यान रखिए, करंट इज सेम, पोटेंशियल इज डिफरेंट। ये खास ध्यान रखना है किसके लिए, सीरीज के लिए। अब हम इसका ओम्स लॉ से रिलेशन निकालते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या रिलेशन है आपका, ओम्स लॉ का V इज इक्वल्स टू आई आर, है ना। तो आपको ये भी पता होना चाहिए ये बैटरी है, बैटरी का जो वोल्टेज होगा वही इन तीनों के वोल्टेज के सम के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही सिंगल सोर्स है पावर देने का, वो है बैटरी। बैटरी सर्किट को पावर दे रही है, ठीक है। तो ये जो V है वो ये जो V जो सप्लाई कर रहे हैं, इनपुट दे रहा है, वो किसके इक्वल होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि इसके अलावा तो दूसरा कोई सोर्स है नहीं। तो V जो है वो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना। अच्छा, तो V क्या होता है, IR, V होता है IR, तो V को मैं रिप्लेस कर देता हूँ IR से। अच्छा, तो V1 क्या होगा, तो V1 लिख लेते हैं। V1 होगा आपका V1 वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 ना, तो V के IR, तो V1 क्या होगा I इंटू R1, क्योंकि करंट तो क्या पड़ा है, सेम, करंट क्या है, सेम। तो V1 इज इक्वल्स टू IR1। उसी तरह सिमिलरली V2 क्या होगा IR2, V3 क्या होगा IR3। तो V1, V2, V3, IR1, IR2, IR3 हम कहाँ रख देंगे, इनकी प्लेसेस पे। तो यहाँ पे आ जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ओके। ये आपने प्लेस कर दिया। अब IR इक्वल्स टू, ठीक है, इनमें तीनों में से I कॉमन है, I मैंने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में यहाँ क्या आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अब ये I और ये I कट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये I इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, या तो वो I इधर भी तो डिवाइड में हो जाएगा, तो कट हो जाएगा। तो R क्या आया, R आया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये आपका आया। जब आप रजिस्टर्स क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो रजिस्टेंस क्या हो जाती है, एडअप हो जाती है। मतलब अगर सीरीज सर्किट की मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस एडअप होती है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और रेजिस्टेंस अगर बढ़ जाएगी तो करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एन रजिस्टर्स के लिए भी लिख सकते हैं। एन रजिस्टर्स मतलब यहाँ तो मैंने 3 रजिस्टर बताए हुए हैं, और भी ज़्यादा हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। अगर एन रजिस्टर्स हैं तो आर क्या होगा, आर जो टोटल रेजिस्टेंस है आर, वो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 RN। एन कुछ भी हो सकता है, 100 रजिस्टर भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, जितने भी होते हैं। तो इस तरह से आप इसका जनरलाइज्ड फॉर्म लिख सकते हैं। अब मैं पैरेलल कनेक्शन का इसी तरह पूरा रिलेशन निकालूंगा। तो मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, अभी हमने सीरीज देखा था, पैरेलल देखते हैं पैरेलल में किस तरह से नेचर आता है। तो पैरेलल में जो नेचर है जो किसका, रेजिस्टेंस का, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि V सेम, पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल सेम क्यों है, इसलिए है क्योंकि ये जो R1 रजिस्टर है, R2 रजिस्टर है या R3 रजिस्टर है, तीनों पैरेलल में है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है R1 के एंड पॉइंट्स आप देखिए, R1 का एंड पॉइंट A और B। तो R1 जो रजिस्टर है वो A और B के बीच में है, R2 भी A और B के बीच में, R3 भी A और B के बीच में।
तो यहाँ पे पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, और अगर पोजीशन चेंज नहीं होगी तो पोटेंशियल भी चेंज नहीं होगा। इसलिए तीनों रजिस्टर्स ए टर्मिनल और बी टर्मिनल के बीच में है, इसलिए पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो V इज सेम, I इज डिफरेंट। तो ऑब्वियस सी चीज़ है, I डिफरेंट है क्योंकि करंट I यहाँ से जा रहा है और यहाँ पे ए पॉइंट पे करंट डिवाइड हो जा रहा है तीन ब्रांचेस में, किसमें जा रहा है, किसमें जा रहा है और एक किसमें जा रहा है। तो मैंने उसको नाम दे दिया, R1 से पास हो रहा है I1, R2 से पास हो रहा है I2, R3 से पास हो रहा है I3। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या पढ़ा था, V इक्वल्स टू IR, है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो करंट I है, ये करंट I किससे बन रहा है, ये बैटरी B से, ठीक है ना। तो करंट I जो बन रहा है, ये I किसके इक्वल होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि करंट यही I तो क्या हो रहा है, यहाँ पे स्प्लिट हो जा रहा है तीन पार्ट्स में। तो ये I किसके इक्वल होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 के। तो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ओके। और आपको पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I क्या होता है, V अपॉन R होता है ना। I क्या होता है, V अपॉन R होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो I1 क्या होगा, I1 होगा V अपॉन R1, I2 क्या होगा, V अपॉन R2, I3 क्या होगा, V अपॉन R3। तो I1 प्लस I2 प्लस I3, तो I क्या होगा, V अपॉन R, V अपॉन R। I1 क्या होगा, V अपॉन R1, I2 क्या होगा, V अपॉन R2, I3 क्या होगा, V अपॉन R3। ठीक है, जस्ट मैंने कुछ नहीं किया, I की जगह V बाई R लिखा, I1 की जगह V बाई R1, I2 की जगह V बाई R2 और I3 की जगह V बाई R3, जस्ट प्लेस किया और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो अब आपको पता है ये V बाई R है, ठीक है। यहाँ पे V, तो यहाँ पे मैं V कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचेगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये क्लियर हुआ। यहाँ से इन तीनों में V है ऊपर, तो मैंने V कॉमन ले लिया, तो 1 1 1 बचेगा, तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब ये V इधर आएगा तो कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। तो यहाँ क्या है 1, तो अब आपका फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया यहाँ आया 1 बाई R, 1 बाई R इज इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अगर तीन रजिस्टर है तो ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर है तो ये आपका फॉर्मूला बनता है। और अगर n रजिस्टर्स है तो कुछ नहीं करना, प्लस करके डॉट 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 1 बाई R n कर देना है। n मतलब नंबर ऑफ रजिस्टर्स, 3 लिए हैं यहाँ पे, 10 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जब करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जो दो इम्पोर्टेंट चीज़ पता चलती है कि सीरीज में क्या रिलेशन था, सीरीज में रिलेशन था R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये सीरीज का रिलेशन था। इसलिए मैं इसके नीचे लिख लेता हूँ S, RS सीरीज हो गया, और यहाँ लिख लेता हूँ RP पैरेलल, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, एडअप होती है और इंक्रीज हो जाती है, जिससे कि करंट कम हो जाता है। और पैरेलल में क्या होता है, जब ये 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू नेचुरली कम आएगी कंपेयर टू सीरीज। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको करंट ज़्यादा मिलता है क्योंकि रेजिस्टेंस कम आती है कंपेयर टू सीरीज। हमारे घर में जो हाउस होल्ड सर्किट्स होते हैं, जो हमारे घर में ये सब टीवी फैन ये सब पैरेलली अरेंज होते हैं। पैरेलल सर्किट के बहुत एडवांटेजेस है ओवर सीरीज, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक छोटा सा एडवांटेज था जिसमें ये बताया मैंने कि करंट ज़्यादा है किसमें, पैरेलल में लॉसेस कम होते हैं, रेजिस्टेंस कम होती है तो करंट ज़्यादा होता है, और सीरीज में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो करंट कम होता है। ओके, एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्किट्स इन डोमेस्टिक वायरिंग। हमारे घर में जो सर्किट्स होते हैं वो पैरेलल अरेंज किए जाते हैं, पैरेलल सर्किट्स होते हैं, और उसके क्यों वो पैरेलल होते हैं, क्यों हम सीरीज में अरेंज नहीं करते, ये उसी क्वेश्चन का आंसर है। क्योंकि पैरेलल में हमको बहुत सारे एडवांटेजेस है ओवर सीरीज सर्किट, और वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला है, इन पैरेलल सर्किट्स इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल अदर अप्लायंसेस कीप वर्किंग नॉर्मली। आपने घर में देखा होगा कि अगर आपके एक ट्यूबलाइट काम नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रिज भी बंद हो गई है या बाकी सब चीज़ें जो है वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बंद हो गए, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? तो वो एडवांटेज है पैरेलल सर्किट का। क्यों? अगर मान लो रजिस्टर्स R1 किसी डिफेक्ट की वजह से ख़राब हो जाता है, तो वो सपोज ये बल्ब बंद हो जाता है, ये ट्यूबलाइट ये जो है ये ख़राब हो जाती है, बंद हो जाती है, तो उससे R2 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो करंट जा रहा है I वो I1 इससे पास होगा और I2 इससे पास होगा, तो R2 को तो I2 करंट मिल ही रहा है, तो वो ग्लो करता ही रहेगा
R1 फ्यूज़ हो भी गया तो R2 को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर सीरीज़ में अगर ऐसा होता है, सीरीज़ अगर मान लीजिए अगर सीरीज़ ऐसा है, ये R1, ये R2, ये R1 और ये R2, तो आपको पता है अगर R1 फ्यूज़ हो गया तो जो करंट R1 में जा रहा था यहाँ फ्यूज़ हो गया, फ्यूज़ होने से सर्किट ब्रेक हो जाएगा, सर्किट आगे करंट को भेजेगा नहीं, तो R2 भी क्या होगा, उसको करंट मिलेगा नहीं। तो मैं ये बस बताना चाह रहा था कि ये एडवांटेज है किसका, पैरेलल का ओवर सीरीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैज़ इट्स ओन स्विच, ठीक है, जैसे फ्रिज का अलग स्विच है, टीवी का अलग स्विच है। पैरेलल कनेक्शन में हर एक का अलग स्विच होता है, तो उसको ऑपरेट करना, ऑन या ऑफ करना बहुत ही ईजी होता है कंपेयर टू सीरीज, ठीक है। ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस गेट द सेम वोल्टेज, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। क्यों? क्योंकि जैसे रेजिस्टेंस R1 और R2 है, तो ये दो पॉइंट A और B के बीच में है, तो A और B के बीच का पोटेंशियल जो होगा अगर V है तो वही R1 के अक्रॉस होगा और वही R2 के अक्रॉस होगा, क्योंकि पोटेंशियल पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। और अगर दो रजिस्टर सेम पॉइंट्स के बीच में लाई करते हैं तो उनके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम रहेगा। मतलब अगर आप 220 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं सर्किट में, तो वो R1 को भी 220 की मिलेगी और R2 को भी 220 वोल्ट की ही सप्लाई मिलेगी, तो ये अच्छी बात है। ओवरऑल रेजिस्टेंस इज लो ड्यू टू विच करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज हाई, ये तो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। आपका जो फार्मूला बना था पैरेलल का वो ये था कि 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। तो अगर आप तीन रेजिस्टेंस ले लें जैसे 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, तो आप उसको पहले इससे कैलकुलेट करें फिर सीरीज से कैलकुलेट करें, तो आपको पता चलेगा इसमें रेजिस्टेंस कम आया। अगर रेजिस्टेंस कम आता है तो करंट नेचुरली सर्किट में आपको ज़्यादा मिलेगा। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे क्या पैरेलल के ओवर सीरीज। इसी को क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से पूछा भी जाता है। तो ये टॉपिक आपका ख़त्म होता है।